हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग नागार्जुन के कविताओं का अवलोकन करेंगे। कुछ लोगों की कमेंट आए थे कि सर इस पर और नागार्जुन पर जो पहले मैंने वीडियो डाला हुआ है हरिजन गाथा और अकाल और उसके बाद नागार्जुन के बारे में एक समग्र अवलोकन होना चाहिए। तो मेरी ये पहला सेगमेंट नागार्जुन एक समग्र अवलोकन उनकी कविताओं का अवलोकन हम लोग करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बाबा नागार्जुन का जब नाम आता है तो एक हमें कबीर दास वाली जनवाद दिखाई देती है। जैसे कबीर कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रे अपने सोई आवे साथ। यही बात बाबा नागार्जुन के भी साथ दिखाई देती है। फक्कड़ अलमस एक व्यक्तित्व जो कि उनकी आंखें, उनकी मुखाकृति से, उनकी दाढ़ी मूछ इस तरह की जो बनावट है उससे ही स्पष्ट हो जाती है कि किस विचार के और किस अलमस्त सा व्यक्तित्व और कितनी संवेदनाएं उन आंखों में और उनके हृदय में होगी जो द्रवित होकर के आंखों से बाहर आ जाती हैं, छलक पड़ती हैं, ये दिखाई देती हैं। बाबा नागार्जुन का मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र तरौनी गांव दरभंगा जिले में पड़ता है, वहां पर हुआ था। पिता इनके एक पुरोहिताई का काम करने वाले सामान्य ब्राह्मण व्यक्ति थे और इसलिए इनकी बहुत ऊंची शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई। लेकिन नागार्जुन कबीर की तरह ही गढ़े हुए व्यक्ति हैं, इसलिए इनका जो गढ़न है, इनकी रचनाओं में जो अनुभवों की और संघर्षों की जो ऊष्मा है वो इनकी रचनाओं में हर जगह सर्वत्र दिखाई देती है। देखिए, जन कवि होने के लिए ये जरूरी है कि जन सामान्य की संवेदनाओं, भावनाओं का, उनकी सूक्ष्म सुख दुख प्रसन्नता हर्ष विषाद के जितने भी जीवन के झंझावातों के पल हैं उनका सजीव अंकन किया जाए। और दूसरी चीज कि सिर्फ ये अंकन ही ना हो, सिर्फ ये रचना का ही विषय नहीं हो, बल्कि ये रचना धर्मिता और बढ़ जाती है जबकि वह व्यक्ति खुद साहचर्य यानी कि उस परिवेश में उन्हीं के साथ, उन्हीं जनसामान्य के बीच का हो। यानी कि नागार्जुन में एक भोगा हुआ यथार्थ और बौद्धिकता से कहीं ज्यादा बढ़ करके यदि देखा जाए तो लोगों की भावनाओं, लोगों की संवेदनाओं को देखकर उनके अंतःमन में जो संवेदनाएं प्रस्फुटित होती हैं, जो उबाल लेती हैं, वो जन आक्रोश और क्रांति का सीधा आह्वान भरी नहीं करती बल्कि सीधे उनको क्रांतिकारी बना देती है। बाबा नागार्जुन अल्पायु में उनका विवाह हो गया, किंतु गृहस्थ जीवन में इतनी आसानी से बाबा नागार्जुन पढ़ने वाले नहीं थे। राहुल सांकृत्यायन से इनकी दोस्ती हुई और राहुल सांकृत्यायन का एक कहानी है, उनकी लिखी हुई एक गद्य है, अथाति घुमक्कड़ जिज्ञासा। नाम से यह स्पष्ट है कि राहुल सांकृत्यायन के प्रभाव में आने के बाद इनकी जो घुमक्कड़ी थी वो और बढ़ गई। बौद्ध धर्म, राहुल सांकृत्यायन ने भी बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए कई देशों का दौरा किया था इनके साथ, या यूं कहिए कि राहुल सांकृत्यायन के साथ कई विदेशों में कई देशों का इन्होंने भ्रमण किया और बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर के अपना बौद्ध धर्म को स्वीकार भी कर लिया। वहीं से इनका नाम नागार्जुन पड़ता है। नागार्जुन बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं बौद्ध धर्म के। शून्यवाद उनकी सिद्धांत है, शून्यवाद के नाम से। तो मैथिली में यात्री उपनाम से ये रचना करते थे। तो बाबा नागार्जुन संस्कृत, मैथिली और हिंदी तीनों पर उनकी समान पकड़ है। मैथिली पुस्तक पत्रहीन नग्न गांच के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले मिला था। बाबा नागार्जुन
गढ़े व्यक्ति थे। उन्होंने सिर्फ रचना यूं कहें कि रचना विषय वस्तु के को लेकर के नहीं बनाया, बल्कि जो देखा, जो किया, उसे लिखा। और बड़ी स्पष्टता से, साफ गोई से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई बार उनको जेल की यात्रा करनी पड़ी, और शायद ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि शायद इसीलिए देश की आज़ादी के बाद जब भी ऐसे लम्हे आए जिसमें उन्हें लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसी जन भावनाओं, जन आकांक्षाओं कि देश के आज़ाद के बाद भारत कैसा होगा, उसके विपरीत है, वहां पर उन्होंने प्रश्न ही नहीं किया बल्कि करारा प्रहार किया। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, जन कवि होने का मतलब ही है कि जो उसके समक्ष चल रहा है उससे वो आंख न मूंद ले। बाबा नागार्जुन खुद अपने आप को जन कवि होने का उद्घोष करते हुए कहते हैं, जनता पूछती है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं क्यों हकलाऊं। स्पष्ट है, जन कवि है हूं क्यों हकलाऊं, यानी कि कोई उन्हें रोक नहीं सकता जनता की, जन सामान्य की, उपेक्षितों की आवाज को बुलंद करने से। और दूसरा चीज, ये रचनाकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए भी एक संदेश है कि कोई भी रचनाकार, कोई भी साहित्यकार यदि जन भावनाओं के साथ नहीं चलता है तो, और या फिर श्रीमंतों के अधीन होकर, यानी कि किसी के कहने में, या मान लीजिए कि सरकार या गैर सरकार, कहीं भी राज्य या केंद्र या कोई भी सरकारें हों, तो उनसे सिर्फ प्रशंसा पत्र पाकर और उनकी प्रशंसा के काम करे, उनके प्रशंसा के गीत गाए, तो ये जन कवि होने का, वो ऐसे लोग जन कवि नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोगों को बाबा नागार्जुन एक संदेश देते हैं, सीख देते हैं, क्योंकि साहित्य तो वो संवेदना होती है जो अंतःकरण से प्रस्फुटित होती है, और जो उपेक्षितों के लिए स्पंदित न हो, तो फिर ऐसी साहित्य के प्रति भी वो उन्होंने चोट किया है और खुद के लिए कहा है कि मेरे लिए तो सिंधु ही मसीह है। फार जो किसान खेतों में उसका इस्तेमाल करते हैं, वही मेरे लिए लेखनी है। श्रीमंतों के अधीन मुझे नहीं लिखना है। बाबा नागार्जुन उपेक्षितों, दलितों के प्रति कितनी उन्हें संवेदना थी और उस संवेदना के साथ कितना साहचर्य था। और यही भर नहीं, उन्हें तो इतिहास बोध भी ज्ञात है, तभी तो कहते हैं बलचनमा उपन्यास में भी, और हरिजन गाथा मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किया हुआ है, तो हरिजन गाथा में भी कहते हैं वो भविष्य दृष्टा हैं। सबसे पहले तो उसमें शोक जताते हैं, 1 2 नहीं 13 के 13 मनोपुत्र जिंदे जलाए गए, और वो भी क्यों, अमीरों की सुपर मौज में। जैसे होली में कंडे और लकड़ियां इकट्ठा की जाती हैं, उस तरीके से शायद इकट्ठा किए जा रहे थे। 13 दलित लोगों की, ये पटना में के पास एक बेलछी गांव में इकट्ठा हुई थी 1977 में। उस पर उन्होंने लिखा है कि दलितों और उपेक्षितों के प्रति उनकी संवेदनाएं, और केवल संवेदना भर नहीं है, प्रकारांतर से उसमें आगे चलकर बाबा गरीबदास जो आते हैं बच्चे का नामकरण करने के लिए, प्रकारांतर से देखा जाए तो ये बाबा नागार्जुन ही है। उनका गरीबदास का कैरेक्टर बाबा नागार्जुन स्वयं है, जो कि बच्चे की आड़े तिरछी रेखाओं का हाथ दे करके कहते हैं कि ये भविष्य का निर्माता होगा, ये दलितों का साहित्य खुद लिखेगा, बने बनाए वेद और प्रतिमानों को तोड़ देगा। ये अगेन ने भी एक जगह कहा है कि निर्माण के बीज ध्वंस में ही छुपे होते हैं। जाहिर सी बात है कि यदि रूढ़ियों को तोड़ना, नया इतिहास लिखना है तो रूढ़ियों को तोड़ना होगा। तो इतने बड़े क्रांति के वाहक है बाबा नागार्जुन। भूमिधर, अच्छा दूसरी चीज कि उनकी ये वर्गीय चेतना जातीय चेतना से कहीं बढ़कर है, क्योंकि उन्हें ये अभिजात्य सामंतवादी प्रवृत्ति का मतलब, ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति का मतलब जाति से मतलब नहीं है। ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो धन वाला हो, पैसे वाला हो,
तभी तो कहते हैं कि भूमिधर उस बच्चे को, जो बच्चा दलित बस्ती में हुआ है, हरिजन गाथा को मैं कोट कर रहा हूं, उसे भूमिधरों से खतरा है, उसे बचाने के लिए बोकारो या झरिया भेजना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न उठाते हैं कि ये बच्चा करेगा क्या, गरीब का बच्चा है ना। लेकिन नहीं, उसे बचाना है, उसे पढ़ाना है, क्योंकि उसे इतिहास लिखने वाला बनाना है। जाहिर सी बात है, यहाँ नागार्जुन क्रांति के उद्घोषक हैं। दलित साहित्य पर, आज दलित विमर्श पर पिछले 20 वर्षों से बहुत काम हो रहा है। लेकिन यदि देखा जाए, और नागार्जुन ने खुद ही, देखिए कितनी बड़ी बात है कि दलित अपना साहित्य लिखेगा। आज बाबा नागार्जुन 1998 में निधन हुआ है उनका, और लगभग उसी समय 96 से 95 से दलित विमर्श पर कुछ ज्यादा विचार विमर्श होने लगा है, तो और रचनाएं होने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि दलित साहित्यकारों के द्वारा, यदि हम दलित विमर्श पर, यह बात भी प्रश्न आता है कि दलित साहित्यकारों के द्वारा लिखा हुआ या दलितों पर लिखा हुआ, तो चलिए, तो उसमें भी देखिए कि बाबा नागार्जुन ने तो स्वयं उसका उद्घोष किया है कि अपना साहित्य लिखेंगे। इसमें वो प्रणेता हैं दलित विमर्श के। दूसरी बात कि जनकवि होने का यह भी मतलब है कि छोटे छोटे जो समस्याएं होती हैं, उसका इस विराट मानवता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अकाल और उसके बाद देखिए, अकाल और उसके बाद में छोटे छोटे जीव जंतुओं के उपमान दिए गए, छिपकली, चूहे, कौवे, चक्की का उदास होना, चूल्हा नहीं जलना। जाहिर सी बात है, ये चूल्हा जलना भोजन का जो प्रतीक है, वो प्रसन्नता का भी प्रतीक है। घर में अनाज के दाने रहेंगे तो व्यक्ति प्रसन्न होगा। और एक कृषक जीवन में ये अनाज के दाने कितने महत्वपूर्ण रखते हैं, इसका भी बहुत विस्तार से अंकन 8 पंक्तियों की कविता में विस्तार, इतनी डेप्थनेस है, इतनी गहराई है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। देखिए, चक्की एक केवल अनाज पीसने की भर की चीज नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर उन दिनों की जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं स्थिति, तो उन दिनों में ये होता था कि चक्की कई औरतें एक साथ मिलकर चलाती थी। यानी कि इससे एक समाज का सामंजस्य और समरसता की जो भावना है वो भी बढ़ती थी। जब अन्न के दाने नहीं है, जाहिर सी बात है चक्की का काम नहीं है। और कहानी कुतिया सोई उसके पास, देखिए कुतिया का भी उपमान जो कहानी रखा गया है, जैसे व्यवस्था कहानी है, यहाँ एक उपालंब भी है। इस कहानी कुतिया के माध्यम से वो व्यवस्था को भी उपालंब दे रहे हैं कि व्यवस्था कहानी हो गई है। बाबा नागार्जुन ऐसे व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि जनता की संवेदनाओं को, जनता के दर्द को देख करके उनका मन बड़ा हिल जाता था। और शायद ये भी कारण है कि उन्होंने अपने दर्द को तो विस्मृत ही कर दिया है। सिर्फ मैं मनुष्य हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं कवि हूं, क्या इसीलिए वर्षा हिमताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा? कफ पित्त वात जो मनुष्य की इसी से हम कफ पित्त वात से ही हमारा शरीर नियंत्रित होता है, और इसी की कमी बेसी के चलते हम लोग अलग अलग डिजीज होते हैं। तो क्या मैं इससे मुक्त हूं? तो ये भी उनका व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, ये उन जैसे तमाम साहित्यकारों, निराला जी को कितनी बड़ी वेदना झेलनी पड़ी थी, अज्ञेय को भी शुरू के दिनों में संघर्ष करना पड़ा था, और खुद साहित्यकारों के द्वारा। और साथ ही इसमें भी उन्होंने कृषक को प्रश्न उठाया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं मनुष्य हूं, प्रकारांतर से वो यहां ये भी कह रहे हैं कि मैं कवि तो हूं लेकिन मनुष्य हूं, और फिर मनुष्य होने के नाते वही कृषकों के प्रति साहचर्य। बाबा नागार्जुन की रचना इतनी विराट फलक पर रहती है कि उसमें नालियां भी मिलेंगी, धान की बालियां भी मिलेंगी, मानसरोवर में तंतु खोजते हुए हंस हंसनियां भी मिलेंगी। बादल को घेरते देखा है, और दूसरी ओर तरौनी गांव के आम और लीचियों की याद और मिट्टी की सौंधी खुशबू भी आएगी। तो
वहीं व्यवस्था पर करारा चोट भी है। और जैसा कि मैंने कहा, स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ ही दिनों के बाद की स्थिति को देख करके बाबा नागार्जुन का मन क्षुब्ध था। जब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इंग्लैंड के महारानी को मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया तो बाबा नागार्जुन का गुस्सा फूट पड़ा और बड़े शालीन अंदाज में उन्होंने लिखा, व्यंग है बड़ी शालीनता से, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही राय है जवाहरलाल की। कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष, और ये भी बात है कि उस संघर्ष के दिनों में बाबा नागार्जुन कई बार जेल गए, इसलिए जनता के मन में उसे ब्रिटिश रानी को बुलाने का क्या प्रतिक्रिया होगी, एक आम आदमी के रूप में जन भावनाओं का क्या सैलाब होगा, उसके प्रति उन्होंने व्यक्त किया है। गांधी जी को सिद्धांतों को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया बाद के दिनों में, इस पर भी उन्होंने प्रहार किया है कि ये गांधीवादी कहने वाले लोग गांधी के सिद्धांतों को बेच रहे हैं, और एक आशंका दिया है अपने उपमान में, कहीं ऐसा ना हो कि ये गांधी के आश्रम और को भी बेच डालें। भारत माता के 5 पुत्र के कविता जो है, इसमें उन्होंने कहा एक को गोली मारी गई, यहां गांधी से मतलब है, दूसरे को देश निकाला गया, जिन्ना है, 3 और 3 बचे। अब 3 का मतलब उसमें एक प्रमुख नेहरू हो जाते हैं, पटेल हो जाते हैं, और तीनों में भी आपस में कैसे रस्साकसी चल रही है। एक को देश निकाला गया, सॉरी, जिन्ना के चलते हमारा देश भारत पाकिस्तान बटा था, तो एक को देश निकाला गया, सुभाष चंद्र बोस से तात्पर्य है, सुभाष चंद्र बोस हैं। तो यहां पर और लास्ट में कहते हैं बाकी बचा अंडा, यानी एक को गोली मारी गई गांधी जी, एक को देश निकाला गया सुभाष चंद्र बोस, 3 में सबसे प्रमुख नेहरू जी हो गए। तो जाहिर सी बात है, और जाहिर सी बात है कि हम इतिहास में भी, हिस्ट्री में भी देखते हैं कि किस तरीके से नेहरू की पॉलिसी के चलते सरदार पटेल और राजगोपालाचारी किस तरीके से इनमें एक या नेहरू का प्रभाव कहिए या कह लीजिए कि भारत के लोगों का, कि वो पार्टी के अंदर कोई विद्रोह नहीं हुआ, वरना स्थिति यही थी जो कि नेहरू के बाद के दिनों में अलग प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वगैरह बनती है। तो और बहुत जल्दी उनका मन खिन्न हो गया था, इसीलिए उन्होंने कहा है कि जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया और भारत के क्षेत्र को ले लिया, उसके बाद उन्होंने लिखा, उसके बाद बाबा नागार्जुन ने लिखा, देश बेचकर नेहरू जी फूले नहीं समाते हैं, गांधी की प्रतिमा पर झुक झुक फूल पुष्प चढ़ाते हैं। तो देखिए ये कितनी विक्षुब्धता है, कितना अंदर आवेग है, जन भावनाओं का सैलाब उनके लेखनी से किस तरीके से निकल रही है। नागार्जुन एक सक्रिय, राजनीति में भी बहुत सक्रिय थे। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो शुरू में उन्हें आशा थी कि शायद कुछ अपने पिता की गलतियों को दूर करेंगी, लेकिन बहुत जल्दी उनका मोह भंग हो गया और इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगा दिया तब तो बाबा नागार्जुन का गुस्सा और फूट गया और उन्होंने लिखा, इंदू जी भूल गए आपको, इंदू जी भूल गए, इंदू जी क्या हुआ आपको, इंदू जी क्या हुआ आपको, लगता है शायद भूल गई बाप को। यानी कि नेहरू से भी जो बचे कुचे सिद्धांत थे उसको भी आपने तिलांजलि दे दी, क्योंकि नेहरू के बारे में तो उन्होंने पहले ही लिख दिया था शासन की बंदूक में, किस तरीके से विनोबा चुप हैं, किस तरीके से पहले के लोग को चुप करा दिया गया,
तो इंदिरा गांधी पर कैसे नहीं लिखते? इंदिरा गांधी पर उन्होंने स्पष्ट व्यंग किया कि नेहरू के बाकी बचे कुचे सिद्धांतों को भी आपने बलि चढ़ा दी। क्या यही जनता की इच्छा थी? और इसीलिए जब जेपी मूवमेंट हुआ तो जेपी मूवमेंट में उन्होंने खुलकर भाग लिया। उस दरमियान भी उनको जेल भेजा गया। लेकिन जयप्रकाश जी ने जेपी मूवमेंट के बाद खुद कमांड प्रधानमंत्री नहीं बने, चूंकि उम्र का करके उन्होंने मोरारजी भाई बने और बहुत ही कम समय में 6 महीने के बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। तो इस दरमियान उन्होंने इतनी उठापटक हुई जनता पार्टी की सरकार में और इतने इस तरीके के नेता आ गए जनता जेपी मूवमेंट के नाम पर, उससे उनका मन खिन्न हो गया। और साम्यवादी पार्टियों के बारे में उन्होंने लिखा है कि इस मूवमेंट में साम्यवादी पार्टियों का रोल, साम्यवादी पार्टियों की भूमिका वैसे ही है जैसे दाल में नमक के बराबर। एक चीज। दूसरी चीज, जब भी वर्ग संघर्ष की बात आती है तो साम्यवाद का सिद्धांत आ जाता है। निश्चित रूप से मार्क्स ने खुद कहा था कि जहां भी अमीर गरीब होंगे, बुर्जुआ प्रोलेटारिएट की बात होगी, वहां पर क्रांति होगी। और निश्चित रूप से वहां मार्क्सवाद का प्रभाव रहेगा, जो कि बाबा नागार्जुन में भी हम लोग देखते हैं। लेकिन बाबा नागार्जुन का जो साम्यवादी रुझान है वो भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों की साम्यवादी रुझान से थोड़ी अलग दिखती है। ये ठीक है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़े रहे थे, लेकिन बहुत जल्दी उनसे भी उनका मोह भंग हो गया था, क्योंकि ये साम्यवादी पार्टियों के प्रभाव वाला नहीं उनका साम्यवाद था कि जो चीन के आक्रमण के बाद भी भारत को सिद्धांतों की लड़ाई कह करके कहते हैं कि उसको अनुचित नहीं ठहराते, बल्कि बाबा नागार्जुन में कट्टर राष्ट्रवाद है। और ये राष्ट्रवाद की सीमा अंतरराष्ट्रवाद के खिलाफ भी नहीं है, वो तो मानवतावाद, यूं कहें कि राष्ट्रवाद के साथ मानवतावाद दोनों जुड़ा हुआ है। जितनी राष्ट्रवाद दिखाई देती है उतनी ही अंतरराष्ट्रीयतावाद है, और इन सबसे बढ़कर मानवतावाद है। और उससे भी आगे बढ़कर हम कहें तो शोषितों, वंचितों, उपेक्षितों के प्रति एक संवेदना, और न सिर्फ उद्घोष है बल्कि उनको उनके साथ कदम ताल चलने की, और कहिए कि क्रांति के, उनके लिए क्रांति के पताका लेकर चलने वाले की भूमिका में बाबा नागार्जुन हमें नजर आते हैं। अब जहां तक शिल्प शैली का प्रश्न है तो बाबा नागार्जुन की रचनाओं में शिल्प शैली दो मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो सब कुछ है उसमें। संस्कृत के तत्सम वर्ण शब्द, संस्कृत के तत्सम वर्ण खास करके जैसे जब प्रकृति की रचना करते हैं, जैसे बादल को गिरते देखा है उसमें, तो वहीं पर जहां व्यवस्था पर चोट है या जहां दलितों, उपेक्षितों पर किसी अन्याय के प्रति आवाज है, तो उसके लिए अनगढ़ शैली है। यानी कि स्पष्ट जहां प्रहार करना है वहां पर सीधे शब्दों में, और ऐसा लगता है कि वो वार्तालाप की शैली में है। और यही नागार्जुन की शैली स्पष्टता देती है, संजीदगी देती है, और रचना धर्मिता को श्रेष्ठतम बनाती है। धन्यवाद।